नमस्कार, आप देख रहे हैं देश के मुद्दे। मैं हूं अंजलि। देश के मुद्दे में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो नया नहीं है, लेकिन एक अहम मुद्दा जरूर है। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। हाल ही में दिल्ली में जिस तरह की गैंग रेप की एक विभत्स घटना सामने आई है और उसके बाद जिस तरह से लोगों का आक्रोश जो है वो सड़कों पर उतर आया है, इतने प्रदर्शन हुए हैं, डेथ पेनल्टी की मांग की गई है। आखिरकार अब इन प्रदर्शनों के बाद एक सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रदर्शन सॉल्यूशन निकालते हैं और इस पूरे मामले का सॉल्यूशन है क्या? क्या आज इन प्रदर्शनों के बाद अब महिलाएं भारत में सुरक्षित हो गई हैं? इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी सुप्रीम कोर्ट लॉयर और भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी। लेखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने प्रदर्शन होने के बाद जिस तरह की ये घटना थी, लोगों का आक्रोश जरूर उमड़ा, लेकिन इन सब के बाद सॉल्यूशन क्या है? क्या महिलाएं भारत में सुरक्षित हो गई हैं अब, या जरूरी कदम उठाए जा चुके हैं इतने प्रदर्शन के बाद? देखिए, कदम क्या क्या उठने चाहिए वो पहले से कानून की किताबों पर और तमाम सरकारी किताबों पे मौजूद है, जिसमें सबसे पहला जो केस है वो 1995 का दिल्ली डोमेस्टिक वर्कर्स फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें उसमें कुछ दिशा निर्देश जारी हुए थे और गाइडलाइंस जो हैं उनको आज तक फॉलो नहीं किया गया। और 8 गाइडलाइंस उसमें मौजूद थी, जिसमें इन कैमरा प्रोसीडिंग, उसको डॉक्टर मिले, उसको क्रिमिनल जस्टिस इंजरी बोर्ड की स्थापना हो और तमाम इस तरीके की चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, मगर उनको कभी फॉलो नहीं किया गया, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद 172वीं जो है एक रिपोर्ट लॉ कमीशन की, उसमें कानून में क्या क्या तब्दीली होनी चाहिए वो उसमें पूरा जिक्र था कि हर केस जो है वो रेप बनने से पहले कहीं ना कहीं ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, उस सारे चीज़ों से गुजरता है। तो अगर आप इस कानून पर लगाम लगाना चाहते तो आपको जो शुरू में हरकतें होती हैं उनको उसी वक्त लगाम लगाने की आवश्यकता है। कानून में क्या क्या तब्दीली होनी चाहिए, उसको जेंडर न्यूट्रल करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें जो रेप से कम नहीं होती उनको इस पर्व्यू के बाहर रखा हुआ और इसको रेप का नाम ना देके सेक्सुअल असॉल्ट का नाम दिया जाए। वो 172वीं रिपोर्ट है, वो भी कानून की किताबों पे मौजूद है और आज तक उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। महिलाओं के विषय को लेकर होम मिनिस्ट्री की अपनी प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल में एक दिल्ली पुलिस में 303/2010 करके एक स्टैंडिंग कमेटी की वो है ऑर्डर, स्टैंडिंग कमेटी ऑर्डर, वो भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो वर्मा कमीशन हो, चाहे वो वर्मा कमेटी हो, चाहे वो जस्टिस उषा मेहरा कमेटी हो, इनसे कोई नई चीज़ नहीं निकलने वाली, क्योंकि जो चीज़ें इतने वर्षों से पड़ी हैं और वही इतने वर्षों वाली चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट हो गई होती तो शायद थोड़ी दशा बेहतर होती। लेकिन बावजूद ये सबके भाजपा की तरफ से भाजपा का कहना था कि नहीं, हमें जो सुझाव है वो देने चाहिए, तो हम लोगों की तरफ से भी कुछ सुझाव गए और उसमें कानून में बदलाव की भी उसमें एक बात है। कानून में बदलाव की आप जो बात कर रही हैं, एक मांग जो इस खासकर इस केस के अभियुक्त जो हैं उनके लिए की जा रही है वो है कैपिटल पनिशमेंट की, उनको फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। हालांकि अगर हम पिछले इतिहास पर नजर डालें तो ऐसे ही बलात्कार के केस में एक फांसी दी जा चुकी है, तो इस बार ऐसा नया क्या मांगा जा रहा है? डेथ पेनल्टी इस बार इस केस में क्यों अलग से मांगनी पड़ रही है? और हमारे कानून में ही अगर इतना विभत्स केस हो, इस तरह की सीवियरिटी हो क्राइम की, तो हम क्यों डेथ पेनल्टी को इंक्लूड नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, कानून बहुत स्पष्ट है, जहाँ पर मृत्यु हो जाए वहाँ पर कानून स्पष्ट है, लेकिन ऐसे बहुत से हादसे हैं जिसमें व्यक्ति बच जाता है। जैसे कि एसिड विक्टिम है कि उसकी आंखें चली गई, मुंह चला गया, नाक ख़त्म हो गई, वो सब ख़त्म हो गया और सिर्फ क्रूप नहीं, उसकी ज़िंदगी पूरी डे टू डे लाइफ जो है वो उसकी ख़राब हो गई। लेकिन वो व्यक्ति को आप फांसी नहीं दे सकते, वो घूमेगा, क्योंकि हमारे देश में जो फांसी की सज़ा है वो केवल और केवल मर्डर केस या जिसको कहते हैं कि हत्या के मामलों में सिर्फ उनमें दी जाती है। तो अगर व्यक्ति मर गया तब तो वो हत्या का केस हो गया, लेकिन अगर वो जीवित रह गया और जीवित रहा ईश्वर की कृपा से, ना कि अपराधी की कृपा से, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो वो रहेगा जिंदा,
12 साल, 14 साल, 16 साल, 20 साल में बाहर भी आएगा जी। और हर साल आपको उसको पैरोल पे भी छोड़ना पड़ेगा, जी। उसकी दवा दारू का भी खर्चा करना पड़ेगा, जेल में उसको रख रखाव का खर्चा करना पड़ेगा और जो काम वो करते हैं उसके लिए उनको मेहनताना भी देना पड़ेगा। लेकिन क्या ये हमारी कानून की कमजोरी नहीं हुई फिर? तो वही हम वही कह रहे हैं कि इसीलिए कि कानून तो है, लेकिन कानून में दो पक्ष हैं। एक तो कि जो इस तरीके की घटनाएं हैं जहाँ पे मृत्यु हो गई, वहां तो कानून स्पष्ट है कि ऐसे केसेस को आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर डाल के उसको सजाए मौत देंगे। लेकिन बावजूद सजाए मौत देने के जो सरकार अभी बैठी है यूपीए 2, उसने 32 ऐसे केसेस के अंदर उसको जो है प्रतिभा पाटिल के माध्यम से उनको छोड़ा गया। तो अभी क्योंकि ये केस हाईलाइट में है तो आपको इस केस के जो अभद्र कार्य हैं वो आपको याद है, लेकिन ऐसे ही कई कुकर्म हुए हैं पास्ट में और उन सबको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से हटाकर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करके उनको छोड़ दिया गया। 12 साल, 14 साल, 16 साल में उनको छोड़ दिया गया। तो पहली बात तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है कि जहाँ डेथ पेनल्टी मिली है वहाँ पे ऐसे मुलजिमों को डेथ ही मिले और सरकार के पास अधिकार बेशक रहे, लेकिन अधिकार एक्सरसाइज ना करे सरकार ऐसे लोगों की डेथ पेनल्टी को कन्वर्ट करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मैं मानती हूँ कि ये अफजलाइजेशन हुआ है हमारी सेंटेंसिंग पॉलिसी का कि एक ऐसे अभद्र क्रिमिनल को छोड़ने के लिए हम बाकी सारे क्रिमिनल्स को छोड़ने पे उतारू हो गए और उसमें एडवाइजरी जो है कहीं ना कहीं संसद से मंत्रियों की गई है, तभी राष्ट्रपति उस पर कार्रवाई करते हैं। एक ये समस्या। दूसरी समस्या जो मैंने बताया कि जहाँ पर किसी व्यक्ति की जिंदगी पे आक्रमण हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, लेकिन वो जिंदा हो रहा, वो मरा नहीं। मान लीजिए किसी ने किसी के सीने में गोली मारी, मगर टाइम सिर उसको दवा मिल गई, टाइम सिर उसको डॉक्टर मिल गया और वो सीने से गोली निकाल ली गई। निकालने के बाद उसका हार्ट रिपेयर हो गया और वो ठीक हो गया, बच गया। अब वो बच तो गया, लेकिन जिस व्यक्ति ने, अपराधी ने तो उसको गोली मारी थी और सीने पे मारी थी और रेप भी किया था, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों छोड़ा जाए? 7 साल के बच्चे के साथ रेप किया, मर्डर किया, ऐसे लोगों को क्यों छोड़ा जाए? दीवार पे फेंक फेंक के मर्डर किया और रेप किया, तो ऐसे लोगों को क्यों छोड़ा जाए? तो जो कमी है वो है कि जहाँ एक तो जहाँ सज़ा मिली उस सज़ा को इम्प्लीमेंट नहीं किया। दूसरी कमी, जहाँ ऐसे केस की व्यक्ति बच गया लेकिन काम उसमें मारने वाला ही था, वहाँ उसको सज़ा नहीं मिली। तीसरे केसेस की ऐसा कोई हादसा उसके साथ हो गया कि मान लीजिए जैसे ये केस था कि लड़की जिंदा रहती लेकिन उसकी इंटेस्टाइन्स नहीं होती और वो पूरी ज़िंदगी आईवी फ्लूइड के ऊपर अपनी ज़िंदगी काट रही होती, इंटेस्टाइन्स आधी पौनी ख़त्म कर दी गई होती, तो ऐसे व्यक्ति को जिंदा रखना चाहिए? उसने तो अपनी तरफ से मार ही दिया था, वो जिंदा रह गई तो उसमें उसका क्या हाथ है? वो तो डॉक्टरों का करामात है। किसी और महिला की आंख निकाल दी, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पाँव काट दिया, किसी की गर्दन काट दी। गर्दन काटने से खून इतना निकला कि वो आधी साइड उसकी पैरालिटिक हो गई या ब्रेन को खून जाना बंद हो गया। तो कुछ ऐसे लाइफ ऑल्टरिंग जो इवेंट्स हैं जो इतने भयानक हैं, उन तमाम केसेस में डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है और ये कानून में बदलाव की हम मांग कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ कि जो भी ऐसे केसेस हैं जहाँ पे गैंग रेप या किडनैपिंग एब्डक्शन और साथ में रेप हुआ हो, तो ऐसे केसेस के अंदर भी डेथ पेनल्टी की हम मांग कर रहे हैं। जी, तो पुलिस प्रशासन और कानून सभी की भूमिका पर सवाल तो बहुत खड़े हुए हैं इस पूरे मामले में, लेकिन अब इस मामले की सुनवाई जो हो रही है, ये तय किया गया है कि ये बंद कमरों में होगी ये सुनवाई। मीडिया इस बात को लेकर नाराज है और उसकी तरफ से के अगेंस्ट केस भी फाइल किया गया है, जिस केस को आप लड़ रही हैं मीडिया की तरफ से। तो क्या मानना है आपका कि आखिर क्या सोच कर ये निर्णय लिया गया है कि बंद कमरों में इस केस की सुनवाई होगी और कितना जायज़ है ये? देखिए, जो कानून है उस कानून में जो 327 सीआरपीसी की धारा है, उसमें सबसे पहला सेक्शन है कि हमेशा क्रिमिनल केसेस की सुनवाई खुले कमरों में हो, ताकि पब्लिक का कोई भी व्यक्ति जो उसको सुनना चाहता है, देखना चाहता है, जानना चाहता है और कोर्ट्स के अंदर अपना विश्वास बनाए रखे, इसलिए वो व्यक्ति कचहरी में उपस्थित रह सके। उसी के एक्सेप्शंस में लिखा है कि रेप के केसेस के अंदर आप उसको बंद कमरे में सुनवाई करेंगे। लेकिन उसके पीछे जो सोच थी वो ये थी कि पहले वो केसेस की भी सुनवाई खुले कोर्ट्स में होती थी,
तो जो लड़कियों को बयान देने में एक हिचकिचाहट होती थी क्योंकि प्रश्न इस तरीके के होते हैं। दूसरा, ऐसे केसेस के अंदर जो है लड़कियों को जैसे मान लीजिए वापस ज़िंदगी में रिहैबिलिटेट होना है, शादी करनी है, घर परिवार चलाने हैं, नौकरी पे जाना है, तो अगर रेप का केस हो चुका है तो फिर उसको वापस समाज में जो है रहने और उसमें दिक्कत आती। तो इसलिए उसकी सोच थी कि उसके मुताबिक उसको बंद कमरे में लड़की के करके होना चाहिए। लेकिन इस केस में लड़की की तो मृत्यु हो चुकी है और लड़की के जो पिता हैं उन्होंने उस बच्ची के बारे में पूरे फॉरेन मीडिया के आगे उसका नाम वगैरह बता दिया गया है और सब कुछ बता दिया। जो हमारे देश का मीडिया है बल्कि उसने उस सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं किया और उन्होंने कहीं उस लड़की के बारे में नाम नहीं लिखा, कोई किसी भी प्रकार से कोई गलत चीज़ उस लड़की के बारे में नहीं लिखी। और बल्कि मीडिया ने जिस तरीके से इस केस को उठाया वो अपने आप में एक मूवमेंट के रूप में सामने आया। जब ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भूमिका दिखाई देती है मीडिया को बाहर रखने के लिए। और वो प्रशासन की भूमिका इस प्रकार से दिखाई देती है कि जब चार्जशीट दाखिल की गई कोर्ट में तो उस चार्जशीट के ऊपर बाहर वाले पन्ने पे 302 लिखा नहीं गया था। सेक्शन ही 302 यानी मृत्यु वाला, मर्डर वाला, कत्ल वाला सेक्शन नहीं था। तो तमाम मीडिया ने चला दिया कि पुलिस की लापरवाही, 302 नहीं लिखा गया। तो उससे ये लोग परेशान हुए। इन्होंने, दिल्ली पुलिस ने मीडिया को एडवाइजरी जारी की कि 302 नहीं, ये आप मीडिया की जो ये इस केस से रिलेटेड जो भी समस्या है आप उसको पब्लिश नहीं करेंगे। मीडिया के कुछ लोग प्रेशर में आ गए, उन्होंने नहीं पब्लिश की। कुछ लोग नहीं आए कि भाई तुम कौन होते हो हमें एडवाइस करने वाले, उन्होंने छाप दिया। तो जब इनको लगा कि मीडिया पे तो हम प्रेशर डायरेक्टली नहीं डाल पाएंगे तो अगले दिन कोर्ट में तारीख थी। उस कोर्ट की तारीख में ये कहा, कोर्ट को खुला छोड़ दिया गया कि जो मर्जी पब्लिक के सारी भीड़ भाड़ वहाँ इकट्ठी हो जाए। रेगुलेट करना चाहिए कि कौन अंदर जा रहा है, किसका इस केस से संबंध है, किसका नहीं है। कुछ नहीं किया तो कोर्ट भर गया। अब वो इतनी तरीके से भरा कि कोर्ट में काम नहीं कर सकते। कोर्ट में काम नहीं कर सकते, जज उठ के चली गई। तो आईओ और जो प्रोसिक्यूटर है दोनों उठ के उनके चेम्बर में जाके मिले। वहाँ चेम्बर में जाके मिलने के बाद वो 2:30 बजे वापस आई और उन्होंने ये ऑर्डर किया, प्रोसिक्यूटर ने एप्लीकेशन लगाई और उन्होंने ये ऑर्डर किया कि इस केस की सुनवाई जो है वो ओपन कोर्ट में नहीं होगी। वो वाले सेक्शंस को इन्वोक किया कि इसकी जो सुनवाई है वो क्लोज, उसमें वो इन कैमरा होगी और साथ में कोई किसी को अधिकार नहीं है इस केस के बारे में कुछ भी लिखने का जब तक कि वो कोर्ट की परमिशन ना ले। तो उसमें जो कैच 22 है वो ये कि मैं कोर्ट में रहूं तो परमिशन लूं। मुझे जब पता ही नहीं कि कोर्ट में क्या हुआ या नहीं हुआ, मैं परमिशन क्या लूँ। तो पहले तो और जो मीडिया का अधिकार क्षेत्र है वो फ्रीडम जो है प्रेस की, फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हमारे संविधान से आती है। और देश का जो भी कानून है वो संविधान के सबसर्विएंट है। उस कानून को संविधान के मुताबिक होना होगा, ना कि संविधान को कानून के मुताबिक। तो उसमें बैलेंस करना होगा कि जहाँ एक अपराधी का फेयर ट्रायल का अधिकार है वहीं मीडिया का अधिकार पब्लिश करने का है। तो उसके बीच में आपको रेगुलेशन आनी होगी कि जो अक्रेडिटेड लीगल जर्नलिस्ट हैं खाली अपना आई कार्ड दिखा के वही जा सके और केवल वही लोग रहें। और सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि कई केसेस के अंदर जो मीडिया होता है वही पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। और जब वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है ओपन सिस्टम के अंदर तो जजेस को, प्रोसिक्यूटर्स को, विटनेसेस को, अपराधियों को, सबको अपने दायरे में रहना होता है और वो अपने बात से मुकर नहीं सकते क्योंकि आपने 100 लोगों के बीच में वो बात कही होती है। और सबका जो जनता का विश्वास है उस कानूनी प्रक्रिया में बना रहे की वजह से ओपन कोर्ट की ज़रूरत है। और मीडिया में वो चीज़ें बनी रहे, लगातार आती रहें और कोई अपनी बात से ना मुकरे या अब उसके अधिकार क्षेत्र को इन्फ्रिंज ना करे। इसी को लेके मीडिया ने इस केस को डाला है। अगर हम बात करें ऐसे क्राइम केसेस की तो एक बड़ा विवाद जो अब ये खड़ा हो रहा है कि जो जिस तरह का कल्चर चल पड़ा है या एड्स हैं, मूवीज़ हैं, इनमें जिस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं इनका असर पड़ता है और उसकी वजह से क्राइम रेट भी इंक्रीज़ होता है। आप कितना इत्तेफाक रखती हैं, क्या एड्स और मूवीज़ में जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है उससे फ़र्क पड़ता है इन क्राइम केसेस? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, 2 तरीके हैं ट्रेनिंग के। एक तो परिवार ट्रेन करता है, एक समाज ट्रेन करता है जी। दोनों में आपकी मर्यादाएं और आपकी क्षमताएं और आपकी पिक्चराइजेशन या इमेज बिल्डिंग जो है
वो हो जाती है, ब्रांडिंग हो जाती है। तो जहाँ कभी परिवार फेल करता है तो कभी समाज फेल करता है कि आपकी माँ तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने तो आपको सही रास्ता दिखाया, आप बिगड़ गए क्योंकि आपको यार दोस्त खराब मिल गए, या यार दोस्त खराब होने के बावजूद आप टिके रहे क्योंकि आपके पारिवारिक संस्कार बहुत अच्छे थे। तो ये सब मिली जुली बातें हैं। तो जहाँ भी दिमाग की जो इनहिबिशंस हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होती हैं जब समाज में एक किस्म का परिवर्तन आता है। परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब आप एक लड़की को सक्षम महिला ना दिखाकर एक आइटम गर्ल दिखाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं एक जो सिक मानसिकता है, बीमार मानसिकता है, उसको कहीं ना कहीं दिखता है कि हर लड़की शायद आइटम गर्ल है। जब आफ्टर शेव के एड में आप लड़कियों को भागते हुए दिखाते हैं आधे पौने कपड़ों में या कुछ इस तरीके की चीज़ें, तो हर पुरुष के मन में शायद ये इच्छा आती है कि शायद ये सारी लड़कियां ये वाले आफ्टर शेव के बाद ऐसे ही भागेंगी। मतलब वो नहीं भागेंगी, वो अलग विषय है, लेकिन एक गलत इमेज जो क्रिएट हो रही है कि एक मटेरियलिस्टिक जो इमेज क्रिएट हो रही है लड़कियों के बारे में, या उनका जो शरीर का बाजारीकरण हो रहा है, वो सही नहीं है। क्योंकि अभी जो मेरा मानना है कि लड़के और लड़कियों की बराबर एक सी इच्छाएं हैं। अगर लड़का सोचता है कि मैं बड़ा होके बड़ी गाड़ी चलाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, घर बनाऊंगा, तो लड़की भी यही सोचती है कि मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी, एक दिन माँ बाप का सहारा बनूंगी, घर बनाऊंगी, गाड़ी खरीदूंगी। तो जब वो इच्छाएं एक हैं और उन इच्छाओं में कोई अंतर नहीं है, तो एक को आप ऐसे पोर्ट्रे करते हैं और दूसरे को आप प्रोवाइडर के रूप में पोर्ट्रे करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज तो आप सर दे रहे हैं ना जनता के अंदर। तो और वो इनहिबिशन भी खत्म कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, एक्साइज पॉलिसी के बारे में अब मैं इस वक्त ऐसा नहीं है कि मैं शराब का विरोध कर रही हूँ या कुछ, लेकिन एक्साइज पॉलिसी देश की कुछ और थी, आपने बदल के कुछ और कर दी। उसमें कुछ डिस्टेंस होता था कि जब स्कूल कॉलेज के नज़दीक में जो है आप ये सब चीज़ें आम जनता की जगहों पे नहीं बेच सकते। आज मॉल के अंदर शराब बिकती है, मेन मार्केट्स के अंदर बिकती है, स्कूल कॉलेज के डिस्टेंस का आप ध्यान नहीं रखते। तो कहीं ना कहीं जो और फिर ये होता है कि जी ये तो शराब पीने के कारण हो गया। अब जब आपको पता है शराब पीने के कारण आप अपनी होशो हवास खो सकते हैं, तो उसकी जो कंजम्पशन है उसको कम करें। कहीं ना कहीं कम उम्र के बच्चों को उसका सेवन ना करने दें। पॉलिसी ऐसी हो कि थोड़ा सा जो है इतना ज़्यादा बनाने की, लॉबीज़ के चक्कर में काम ना करें, देश के लिए काम करें बेसिकली। तो आखिर कुछ चीज़ों को अगर एक लंबे समय तक खराब कहा गया है तो उनका कुछ असर देख के ही कहा होगा ना। अब महिलाओं को आप बिठाइए ना टेबल के ऊपर और बिठाइए उन्हें पार्लियामेंट के अंदर और बाकी जगहों पे, और उनसे बनाइए उनको फाइटर पायलट, बनाइए उनको, भेजिए उनको सियाचिन पे, तो वो समझ आती हैं चीज़ें। वो हुई बराबरी और वही हुआ असली एम्पावरमेंट। वहाँ तो आप कतराते हैं। आज तक आप परमानेंट कमीशन फॉर विमेन इन आर्मी के लिए तो आप लड़ाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको कोई एतराज़ नहीं है वो लड़कियाँ आधे पौने कपड़े पहन के कैसे घूमे, ये करें, जो मर्जी करें। तो वो कहीं ना कहीं, और उससे फायदा लड़की को नहीं मिल रहा। प्लीज, मैं उस लड़की के खिलाफ नहीं बोल रही, मैं उन आंखों की बात कर रही हूँ जिनमें खाली अश्लीलता ही दिखाई देती है। लेकिन फिर क्या ये मानसिकता पे क्वेश्चन नहीं रेस करता है? ये परवरिश पे क्वेश्चन, आपके आसपास के माहौल पे क्वेश्चन रेस करता है? सब चीजों क्योंकि अगर कोई एक्टर है या अगर कोई मॉडल है तो वो अपना एक प्रोफेशन ही तो है वो उनका। नहीं, देखिए, एक्टिंग और मॉडल प्रोफेशन होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्टिंग और मॉडल होने के बाद उनको किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के हाथ में होता है जी। उसका तो प्रोफेशन है, उसको तो जो आप काम करेंगे वो काम करके आएगा। उसके ऊपर मेरा नजरिया कुछ और है जी। लेकिन जो काम करवा रहे हैं उनके ऊपर तो मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगी या नहीं? मैं उन पे प्रश्न चिन्ह लगा रही हूँ कि भैया, जो आदमी एक बहुत एम्पावर्ड औरत का, एक फाइटर पायलट का रोल कर सकता है, तुम उससे आइटम गर्ल का रोल करवा रहे हो, तो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है या नहीं? जो उसका पोर्ट्रेयल ही आप ये कर रहे हैं, वो तो एक्टर है भाई, उसको पैसे चाहिए, उसने काम करना है, वो तो नौकरी हो गई। लेकिन जो नौकरी करवा रहा है वो एक एम्पावर्ड टैक्सी ड्राइवर लड़की बनाने की बजाय एक बस्ती के अंदर आइटम का सॉन्ग रख देता है, तो वो प्रॉब्लम उस डायरेक्टर की है या नहीं? जी।
और उसी बस्ती के अंदर लड़कियां शायद ऑटो चलाती हों या टैक्सी चलाती हों। बिल्कुल। तो एम्पावरमेंट का तो वो नहीं आप दिखाएंगे, आप उसको एक दूसरे रूप में दिखाएंगे। जी। तो कहीं ना कहीं सोच वो आइटम गर्ल की कम, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की ज्यादा है कि जहाँ पे आप बाजारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप पॉजिटिव स्टोरीज नहीं कर रहे, आप नेगेटिव स्टोरीज ही कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि औरतों के अंदर सिवाय सेक्सुअलिटी के दूसरी चीज ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उनमें बहुत बुद्धि भी है। जी जी। आखिर में एक और सवाल, एक और विवाद जो है वो लड़कियों के कपड़ों को लेकर होता है। आपका क्या मानना है? बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी आई हैं इन चीज़ों को लेकर। क्या सच में कपड़े इन चीज़ों में कोई रोल प्ले करते हैं? प्रोवोकेटिव क्लोथ्स कुछ होते हैं या नहीं, कपड़ों की कहाँ तक भूमिका? देखिए, मेरा ये मानना है कि इसमें बड़ी बैलेंस सी अप्रोच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर महिला को, हर लड़की को पता है कि किस वर्किंग माहौल में वो जाती है, किस परिप्रेक्ष्य में वो रहती है, कैसे उसको बस में जाना है, कैसे मेट्रो में जाना है, मौसम के हिसाब से क्या कपड़ा ठीक है क्या नहीं है, तो वो अपने हिसाब से पहनती है। लेकिन आप उन पुरुषों को क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह लगाते जो साड़ी, सलवार कमीज, पूरे कपड़े पहने वाली, मतलब या मैं कहूँगी बुर्के वाली महिला को भी छेड़छाड़ करते हैं। तो वो जो गंदगी है, वो गंदगी उसकी कपड़ों में नहीं है, बल्कि उनकी निगाहों में। मैं वही कह रही कि मेरा प्रश्न जो है वो निगाहों से जो इस तरीके के प्रश्न करते हैं। दूसरा, आप कोई भी रेप केस उठा के देख लीजिए और आप उसमें देखेंगे कि लड़कियों ने बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो कि कोई भी आम लड़की उस पर्टिकुलर शहर में, गांव में, अपने घर में पहनती है। तो उसने कोई ऐसे अजीब कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो कपड़े और ये सब तो बहानेबाजी और क्या कहते हैं, उनके कपड़ों पे प्रश्न कम, अपनी इच्छाओं और दिमाग पे ज्यादा लगाओ ना, तो तब शायद मामला सुधरे। तो पुलिस प्रशासन और जुडिशियल रिफॉर्म की तो हमें ज़रूरत है, लेकिन साथ ही सोशल रिफॉर्म भी बहुत ज़रूरी है। देश के मुद्दे में आज हम अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। मीनाक्षी जी, आपने हमें अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी देश के मुद्दे के एक नए अंक में, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।